अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं इस दुआ और उम्मीद के साथ कि आप सब जहां कहीं भी होंगे इस वक्त खैरियत से होंगे, पुरसुकून ज़िंदगी गुजार भी रहे होंगे। और पुरसुकून ज़िंदगी गुजारने के लिए दूसरों की बात को अहमियत देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी समझा जाता है। और हम जैसे आज़ाद और जमहूरी मुल्क में भी रहते हैं और आज़ाद जमहूरियत में पब्लिक ओपिनियन बहुत अहमियत रखती है। वैसे तो जमहूरियत का तसव्वुर सदियों पुराना है और कदीम यूनानी रियासतों में ये तसव्वुर पाया जाता था, लेकिन आज के दौर में अगर बात की जाए तो ये अंदाज़े हुक्मरानी बहुत ही अहमियत इख्तियार कर चुका है। तो पहली स्टोरी की तरफ और कुछ बात कर लेते हैं तालीमी मैदान के हवाले से। तो कोरोना वायरस ने जहाँ हमारे दीगर शोबाए ज़िंदगी को मुतासर किया है, वहीं उसके सबसे ज़्यादा जो असरात देखे गए हैं वो शोबा तालीम पर पड़े। और आजकल तो बहुत ही बेयकीनी सी सूरत हाल पैदा हो चुकी है, तरह तरह की अफवाहें भी उड़ाई जा रही हैं। और गुज़श्ता दिनों ही एक फेक न्यूज़ चलाई गई थी कि तालीमी इदारे 30 सितंबर तक बंद रहेंगे, लेकिन बाद में NCOC की जानिब से इस खबर की तरदीद कर दी गई है। लेकिन उसके साथ ही बैनुल सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस में एक बड़ा फैसला भी सामने आया है कि मैट्रिक और जो इंटरमीडिएट के तमाम स्टूडेंट्स को पास करने का फैसला किया गया है। फेल होने वाले स्टूडेंट्स को पासिंग मार्क्स 33 नंबर दे दिए जाएंगे और रवा साल सप्लीमेंट्री इम्तिहानात भी नहीं होंगे। आइंदा साल मैट्रिक और इंटरमीडिएट के 2 इम्तिहानात होंगे। और इस फैसले से स्टूडेंट्स में तो खुशी पाई जा रही है और बहुत ही खुश हैं स्टूडेंट्स, लेकिन माहिर तालीम की जानिब से तशवीश का इजहार किया जा रहा है कि इस किस्म के फैसले बच्चों में गैर संजीदगी की वजह भी बन सकते हैं। पहले ही बच्चों को बगैर इम्तिहानात के प्रमोट करने का जो फैसला किया गया था, उसकी वजह से ऑलरेडी बच्चों की जानिब से पढ़ने लिखने के जो मामलात हैं उनमें लापरवाही बरती जा रही है। ये फैसला कितना दुरुस्त है, इस तरह के फैसलों से बच्चों की जो तालीमी सरगर्मियां हैं वो कितनी मुतासिर होती हैं, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है माहिर तालीम है मोहम्मद कामरान मलिक साहब। सर, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया आपका। कामरान साहब, हम देख रहे हैं कि हुकूमत ने जो एक फ़ैसला किया है 10वीं और 12वीं जमात के जो स्टूडेंट्स हैं उनको पास कर दिया जाएगा नंबर्स दे के, पासिंग मार्क्स दे के। तो आपको क्या लगता है ये फ़ैसला कितना दुरुस्त है और क्या ये हमारा जो मेयार तालीम है उसको गिरा नहीं देगा? जी, मैं समझता हूँ कि इस पर जो लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं बड़ी हद तक जायज़ हैं, लेकिन ये बड़े ही मुश्किल फ़ैसले हैं। दोनों तरफ के जो मामलात हैं, दोनों तरफ दोनों तरफ दलाइल दिए जा सकते हैं दोनों बातों के। मैं समझता हूँ एग्ज़ाम ने कम से कम 2 काम किए ज़रूर। अच्छा। जो एग्ज़ाम दिए गए, एक काम तो ये हुआ कि बच्चों को ये मैसेज चला गया लाउड एंड क्लियर, और पेरेंट्स को चला गया, टीचर्स को, कि एग्ज़ाम अब हर सूरत में होंगे। बिल्कुल। बुरा हालात हमने देख लिए, अगर उस बुरे हालात में भी हमने इम्तिहानात का इनेकाद कर लिया तो इंशाल्लाह आइंदा भी इम्तिहान होंगे। तो कम से कम बच्चों को ये मैसेज चला गया कि अपनी पढ़ाई को संजीदगी से लें। दूसरा इसका जो बेनिफिट हुआ वो हुआ कि जो बच्चे टॉपर थे, जो मिडल वाले थे, उनका फैसला हो गया कि वो कौन है, ताकि जब मेडिकल कॉलेजेस में या अच्छे कॉलेजेस में जब बच्चे एडमिशन के लिए जाएंगे तो एक यूनिवर्सिटी के पास कुछ डाटा होगा कि वो देख सकेगा कि कौन से बच्चे क्वालिफाई करते हैं कि उस कॉलेज में एडमिशन लें। अच्छा। और क्यों ना मिले। ठीक है। हाँ, ये जहाँ तक बात है, जो लो रैंक पे बच्चे थे जिनको सबको पास कर दिया गया, इस फैसले के ऊपर बहुत ज़्यादा एतराज़ करना इसलिए मुमकिन नहीं कि ये बात मानने के लिए बिल्कुल हम तैयार हैं सब कि बच्चों की पढ़ाई बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई। 1.4 अरब, तकरीबन 1.5 अरब लोग बच्चे एक वक्त में स्कूलों से बाहर थे पूरी दुनिया में। बेशक। और 90% बच्चों की एजुकेशन वर्ल्ड वाइड, सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, अफेक्ट हुई। और साउथ एशिया जिसमें हमारा मुल्क है, तकरीबन 44 करोड़ लोग हैं बच्चे जो कि स्कूलों से बाहर चले गए, जिनको नुकसान हुआ। तो ये इस लिहाज से ये बात समझना कि बच्चों को कुछ कंपनसेशन दी जाए और कम से कम पास कर दिया जाए, वो ठीक है डिसीजन। लेकिन क्या आपने उनके लिए अरेंजमेंट कर ली है? क्या आपके कॉलेजेस में वो जगह है कि मैट्रिक से बच्चे जो FA में आ रहे हैं और जो FSC करके या FA करके, क्या उनके लिए वो सीट्स हैं? क्या आप सिर्फ उनको एक डिग्री दे देंगे जो ना उनके वैसे काम आएगी और ना ही उनको कहीं एडमिशन मिलेगा? तो इस मामले पे गवर्नमेंट की पॉलिसी हमें अभी इसके बारे में इंफॉर्मेशन समझ नहीं आ रही। एग्जैक्टली। तो क्या आपको लगता नहीं है कि ये जो माइंडसेट है ये तबाहकुन भी साबित हो सकता है? क्योंकि ऑलरेडी जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनकी अक्सरियत है वो पढ़ने लिखने के शौकीन नहीं है, और इस तरह जब उनको बुलाया जाएगा और फिर कहा जाएगा कि अच्छा आप फेल भी हो रहे हैं तो आपको पासिंग मार्क्स देकर जो है वो पास कर दिया जाएगा, तो ये माइंडसेट फिर तबाहकुन होगा बच्चों में, वो एक आएगा ही, लगन ही नहीं होगी पढ़ने लिखने के हवाले से। ये आप बिल्कुल आपने सही नुक्ते की तरफ निशानदेही की है, और ये मेरी भी मुशाहदे में, और मैं ये समझता हूँ कि वबा से बड़ी वबा ये है कि हम उस वबा को वजह से कोई गलत नाजायज़ फ़ायदे उठाने की कोशिश करें। तो पेंडेमिक आया, कोरोना आया, इससे बहुत नुकसान हुआ, पर इससे कुछ बच्चों ने
ये एक्सक्यूज़ बना लिया कि उनकी पढ़ाई से जान छूट जाए और पढ़े बगैर उनको प्रमोशन मिल जाए और चले जाएं। और बच्चों ने इसके लिए बड़ी फाउल लैंग्वेज भी यूज़ की, गवर्नमेंट के खिलाफ भी, उन लोगों के खिलाफ भी जिन्होंने उनको समझाने की कोशिश की कि बेटा इम्तिहान ज़िंदगी पूरी इम्तिहान का नाम है, आप ये इम्तिहान से बच जाएंगे, बाकी इम्तिहानों से कैसे बचेंगे। तो ये आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते। तो ये समझाने वालों को भी डांटे पड़ी उनसे, बच्चों से। तो ये एक कल्चर हमारा बदला। और मैं एज ए टीचर ये बताना चाहूँगा, और ये मुझे तकलीफ़ होती हुई ये बात शेयर करते हुए, कि बच्चों के ऊपर इसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट आया है। बच्चों का जो फोकस है क्लासेस में, जो कंसंट्रेशन है टीचर्स की वो वैसी नहीं रही। और ये जो नुकसानात हैं पेंडेमिक के, वो हमारे कुछ सामने हैं। एजुकेशन में जो नुकसानात आए हैं, ये शायद हम कई अगले सालों तक इसको हम भुगतेंगे। तो क्या आपको लगता है ये जो ऑनलाइन क्लासेस पे हम लोग शिफ्ट हुए हैं, ये मुतबादिल हो सका है जिस तरह हम लोग फिजिकल क्लासेस लेते थे जाकर? देखिए, वो नए नए टर्म्स हमने सुने ना जी, जब पेंडेमिक आया है, क्वारंटाइन का वर्ड पहले दफा सुना, तो एक नया वर्ड भी हमने सुना, डिजिटल डिवाइड। तो जब डिजिटल डिवाइड का वर्ड यही है कि जी जो बच्चे जिनको एक्सेस है इंटरनेट को, और जिनको फ़ोन को एक्सेस है, टैबलेट की एक्सेस है, वो तो कुछ थोड़ा बहुत बेनिफिट ले सके। अब देखिए जो फिगर्स हैं, अभी 4-5 दिन पहले यूनिसेफ की रिपोर्ट आई है कि 24% बच्चों के पास इक्विपमेंट था इसके लिए, और उनमें से भी वो बच्चे जिनके पास इक्विपमेंट था भी घर में, वो भी अपनी मर्जी से को यूज़ नहीं कर सकते थे। मीन्स वो शेयर हो रहा था, वालिद भी यूज़ कर रहे थे, वालदा भी, तो उनको मिलता था या नहीं मिलता था, तो वो भी एक क्वेश्चन था। तो इसमें बच्चों को एक्सेस ही नहीं थी इंटरनेट के ऊपर, ऑनलाइन पे। और मतलब ये कह सकते हैं यानी जो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट थी उनके पास एक्सेस ही नहीं, मैं समझता हूँ 75 से 80% बच्चों को के पास इसकी प्रॉपर एक्सेस नहीं थी, और वो और टीचर भी ट्रेन नहीं थे। कोशिश की, मैं एज ए टीचर बताऊंगा, अगर ये एक्सेस हो तो ऑनलाइन टीचिंग के अपने एक बेनिफिट ड्रॉबैक हैं। ये भी रिसर्च बता रही है कि कुछ बच्चों ने ऑनलाइन एजुकेशन में ज़्यादा लर्न किया, ज़्यादा सीखा, बल्कि ये हमारे स्कूलों के लिए मैसेज है उसके अंदर कि हम ये सीखें कि क्या ऐसी चीज़ थी जो ऑनलाइन टीचिंग में बच्चों को सिखा रही थी और क्लासरूम में बच्चे वो बात सीख नहीं रहे थे। तो हमें अपनी टीचिंग भी क्लासरूम में उस रोशनी में तब्दील करनी चाहिए। ऑनलाइन टीचिंग को हम बिल्कुल रिजेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन ऑनलाइन टीचिंग के अंदर बच्चों का फोकस करना और ज़्यादा चैलेंज बन जाता है। अगर बच्चा मेरे सामने क्लास में बैठा है तो कम से कम वो टीचर को देख रहा है, टीचर्स को देख रहा है, तो उसको फोकस करने में आसानी है। जब वो घर में अपनी तन्हाई में बैठा है तो वो उसमें उसका फोकस करने और लूज करने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन आपको नहीं लगता कि ये सारी प्रॉब्लम्स इस वजह से आ रही हैं क्योंकि बार बार तालीमी इदारे खुल रहे हैं, बंद हो रहे हैं, एक मुस्तनद जो पॉलिसी है वो नहीं बनाई जा रही, मतलब मुसलसल जो है वो स्टूडेंट्स की रूटीन ख़राब हो रही है। वो सुबह जब स्कूल खुलते हैं, सुबह उठते हैं, स्कूल जाते हैं, जब ऑनलाइन क्लासेस होती हैं तो उनकी रूटीन नहीं बन पाती। तो आपको नहीं लगता है एक जामिया और मुसलसल तालीमी पॉलिसी बनानी चाहिए हुकूमत की तरफ से? मैं गवर्नमेंट के अक्सर फैसलों को उसकी हिमायत करता हूँ, लेकिन कहीं कहीं नज़र आता है कि एजुकेशन शायद हमारी वो प्रायोरिटी नहीं है। कभी ये तो एक बड़ी नेचुरल बहुत बड़ी एक तकलीफ आ गई सबके लिए, और स्कूलों को बंद करना पड़ा। हमारे स्कूल तो क्रिकेट मैच होता था बंद हो जाते हैं। हमारे स्कूल तो वो सर्दियां थी पिछले जनवरी में, तो वो स्कूल खुले और जी फॉग है जी, और रात को अनाउंस कर दिया, एक हफ्ते स्कूल बंद कर दिए, और वो अगले दिन धूप निकली हुई थी। तो वो हमारे तो शायद एजुकेशन उतनी प्रायोरिटी नहीं है, और हमें सबसे आसान काम लगता है स्कूलों को बंद करना। मैं तो शायद उन इवेंट्स के नाम भी नहीं ले सकता आपके प्रोग्राम पे जिनको अलाउ किया गया, जो यहाँ पे हुए, पॉलिटिकल गैदरिंग हुई, रिलीजियस गैदरिंग्स हुई, आप कुछ नहीं कर सके, कोई रोक नहीं सके उनको। लेकिन स्कूल चूंकि बड़ा ही सॉफ्ट टारगेट है, सबसे पहले स्कूल बंद करें, सबसे देर में खोलें और भूल जाएं स्कूल बंद करके। और मुझे सबसे जो एतराज़ है इस वक्त गवर्नमेंट की पॉलिसी पे, ये जो 50% की कंडीशन लगाई गई है। अब बच्चा एक दिन स्कूल आता है, एक दिन नहीं आता, वो रिदम में नहीं आ रहा। आप एक बात तो आपने बिल्कुल सही निशानदेही की कि स्कूल बंद रहते हैं, खुल जाते हैं, बंद जो खुले भी हैं वो भी एक दिन बंद है, एक दिन खुले हैं, जिसकी वजह से बच्चों का वो रिदम और बच्चों की देखे ना, आप कैसे एक बच्चे को एक दिन पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन, उसी बच्चों के दिन उसका दूसरा हिस्सा ऑन कैंपस पढ़ा रहे हैं, फिर तीसरे दिन उसको फिर ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। तो ये प्रैक्टिकल बात नहीं है, इसको रिव्यू करें। ये बात समझ आ गई कि सोशल डिस्टेंसिंग शायद उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट मास्क पहनना है और जितना इंपॉर्टेंट बाकी SOPs को फॉलो करना है। और तो दूसरा कामरान साहब, दूसरी तरफ जो एक बहुत ज़्यादा बहस जिस पे हो रही है वो है एक कन्फ्यूजन जो सिंगल नेशनल करिकुलम पर चल रही है, और माहिर तालीम क्या वालिदैन भी इस कश्मकश का शिकार हैं कि क्या यकसा निज़ाम तालीम जो है वो निज़ाम तालीम को बुलंद कर रहा है? देखिए जी, यकसा निज़ाम तालीम के लिए अगर ये किया जाए कि जो नीचे हैं लोग जिनको अच्छी तालीम नहीं मिल रही, उनका म्यार ऊपर कर दिया जाए, तो ये बहुत ही अच्छा आइडिया है। लेकिन अगर इसका मकसद ये हो कि जो ऊपर वाले उनको भी खींच के नीचे ले आया जाए, तो ये नुकसानदेह है, पहली बात। दूसरी ये कि इसके प्रिंसिपल के ऊपर, इसके असूल के ऊपर कोई एतराज़ नहीं है। मैं समझता हूँ कि सिंगल नेशनल करिकुलम इस हद तक बिल्कुल जायज़ है कि आप ये डिफ़ाइन कर दें, इसको बता दें कि ये कम अज़ कम
चीज़ है जो सबको पढ़नी है। अच्छा। इतना मैथ सबको आना चाहिए इस लेवल तक, इतनी इंग्लिश सबको आनी चाहिए, इतनी सोशियोलॉजी सबको आनी चाहिए, मिनिमम बता दें। लेकिन ये जो किताबों के एनओसी की शर्त लगाई गई है, ये मैं समझता हूँ नाजायज़ शर्त है। इसलिए नाजायज़ शर्त है कि आप हमारे स्कूलों को क्यों एतमाद नहीं करते? आप क्यों समझते हैं कि हम कोई किताब ऐसी ले आएंगे जो बच्चों को नाउज़ बिल्ला कोई दूसरे दीन की तरफ ले जाएगी या मुल्क से दूर ले जाएगी? सब पाकिस्तानी हैं, सब दीन को समझने वाले लोग हैं, तो इसलिए स्कूलों को किताबें अलाउ की जाएँ। ये ना कहा जाए कि आप हर किताब हर साल एनओसी लेंगे और उसका एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है। किताबें जो मुझे बेहतर लगती है एज ए टीचर, मैं एक छोड़ के 6 किताबें अपने बच्चों को पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं बच्चे को एक किताब तक महदूद करना ही नहीं चाहूँगा। वो टीचिंग उस दिन रुक जाएगी जब मैं उसको 2 या 3 किताबों की तरफ महदूद करूँगा। मुझे किताबें अलाउ कीजिए। किताब में अगर आपको काबिल तराज चीज़ लगे उसका आप नोटिस लें उस हद तक, लेकिन आप सब किताबों के ऊपर हर साल के एनओसी की जो शर्त लगाई है, ये ना प्रैक्टिकल है, ना ये पॉसिबल रहनी है। ये पॉसिबल ही नहीं कि आप हर साल अच्छा। इतनी किताबों को पढ़ें, उनको एनओसी दें। और जैसे सर आप ये किताबों की पाबंदी हटनी चाहिए। सिंगल नेशनल करिकुलम पे हमें कोई इतराज़ नहीं कि मिनिमम हद तक कॉमन जो एरियाज हैं वो डिफाइन हो जाएं, वो सबको फॉलो करने चाहिए। उससे ऊपर को जाना चाहे उसको मना नहीं होना चाहिए। ठीक है। और दूसरा सर, हम देखते हैं कि आप लोग जैसे ONA लेवल्स वाले बच्चों को भी पढ़ाते हैं, तो उनका जो सिलेबस है हम देखते हैं वो दुनिया भर में एक जैसा होता है। तो क्या वो वाला सिलेबस उसमें थोड़ी सी तरमीम करके क्या बाकी भी जो प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर है उनमें नहीं पढ़ाना चाहिए, ताकि एक ही जैसी तालीम हम सबको फराहम करें? नहीं, मैं समझता हूँ कि ये बहुत आपने बड़ी अहम बात की। मैं ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि OA लेवल सिंगापुर में भी होता है, लेकिन सिंगापुर की गवर्नमेंट का कैम्ब्रिज के साथ पूरा एक लिएजान है और गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर और कैम्ब्रिज मिल के एग्जाम पेपर और मिल के सिलेबस बनाते हैं। तो इस तरह का रोल पाकिस्तानी गवर्नमेंट को भी करना चाहिए, प्रोडक्टिव हो गए। अगर उनको डिस्करेज करेंगे, कैम्ब्रिज की क्वालिटी को कंप्रोमाइज़ करने की कोशिश करें, तो वो ना करें। अच्छी इंटेंशन के साथ उनके साथ मिल के अगर वो करें तो ये बुरा नहीं है। OA लेवल बहुत अच्छी एजुकेशन है और हमारे बच्चों को एक क्वालिटी एजुकेशन मिल रही है जिनको इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ के लिए दुनिया के बाकी बच्चों से मुकाबले के लिए तैयार कर रही है। गवर्नमेंट को ऐसे स्टेप नहीं लेने चाहिए जिनसे ये बच्चे डिस्करेज हों। स्टेप लेने चाहिए कि बाकी बच्चों को भी वैसी ही मेरी तालीम मिल सके। पाकिस्तान में इनकलाब उस दिन आएगा जब एक गांव के बच्चे को, एक छोटे शहर के बच्चे को, एक मिडिल इनकम ग्रुप और लो इनकम ग्रुप के बच्चे को की फैमिली के बच्चे को अच्छी तालीम मिलेगी। OA लेवल तो बहुत कम लोग करते हैं, लेकिन OA लेवल जैसी क्वालिटी या उससे मिलती जुलती क्वालिटी जब तक मेजॉरिटी के बच्चों को नहीं मिलेगी, हमारे मुल्क में सही मानों में तब्दीली नहीं है। और दूसरा सर, तनकीद करने वाले ये भी कहते हैं कि यकसा निसाब तालीम से कबल जो है ना स्टूडेंट्स को वो यकसा सहूलियात दी जाएं, तभी फ़र्क पड़ सकता है। ये सिंगल नेशनल करिकुलम जो हम लोग नाफिज कर रहे हैं, बल्कि नाफिज हो चुका है, आप इससे मुत्तफिक हैं? जी, मैं ना सिर्फ मुत्तफिक हूँ, मैं समझता हूँ कि इससे पहले टीचर ट्रेनिंग का काम होना चाहिए था। और ये काम ज़रा जल्दी में किया गया है। टीचर्स आपके ट्रेन नहीं हैं। जहाँ टीचर बहुत अच्छे हैं उनको आपने कह दिया कि आप लो क्वालिटी पे चले जाएं। लो क्वालिटी वाले टीचर को आपने ट्रेन किया नहीं, वो ऊपर क्वालिटी पे आएगा नहीं। और आप जरा देखिए क्या हो क्या रहा है। एक बच्चा जो एक सब्जेक्ट इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ता आ रहा था 3-4 साल, उसको अब आपने कह दिया तुम उर्दू में पढ़ो। अब वो उर्दू में पढ़ेगा, फिर 3-4 साल बाद वो O लेवल में शिफ्ट होगा, तो फिर दोबारा वो उसको इंग्लिश में पढ़ेगा। तो ये आपने जो मैं समझता हूँ कि इसमें लैंग्वेज भी एक से ज़्यादा अलाउ होनी चाहिए। जो बच्चा जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल है वो करे। ये जो अब वर्ड आ गया है मदर टंग का, उसको वर्ड को अब डिस्कार्ड कर दिया लोगों ने। अब लोग यूज़ करते हैं फर्स्ट लैंग्वेज का वर्ड। तो हो सकता है कि मेरी फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश हो सकता है मेरी फर्स्ट लैंग्वेज उर्दू हो सकता है मेरी फर्स्ट लैंग्वेज जो आपके माहौल पे घर के डिपेंड करता है। तो बच्चा जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल है, वो आसानी फील कर रहा है, उसको दें। और मैं फिर ये कहूँगा कि आप ये जो डिवाइड है उन लोगों की जिनके पास रिसोर्सेज हैं, हैव्स और हैव नॉट वाली जो बात करते हैं, और जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है, वो डिवाइड इससे बढ़ेगी, कम नहीं होगी। क्यों नहीं कम होगी? क्योंकि आपने लैंग्वेज डिवाइड अपनी जगह मौजूद है। आपके टीचर ट्रेन नहीं हैं गांव के, छोटे शहरों के, छोटे स्कूलों के, कि वो बच्चे को इंग्लिश में पढ़ा सकें। जब आपने उनको इंग्लिश में मैथ दे दिया पढ़ाने को और इंग्लिश में साइंस दे दिया, बहुत अच्छी इंटेंशन है, पर क्या वो पढ़ा लेंगे? वो पता लगेगा कि जो साइंस समझ आनी थी बच्चों को वो भी समझ नहीं आ रही। बिल्कुल ऐसे ही है। और सर, एक चीज़ होती है कि डिग्री याफ्ता होना और मालूमात याफ्ता होना, तो अपने बच्चों को मालूमात याफ्ता बनाना किस तरह हम बना सकते हैं? क्योंकि आज के दौर में हम देख रहे हैं बच्चे सिर्फ गैजेट्स पर हैं और मोबाइल फ़ोन पर हैं। इस दौर में बच्चों को मालूमात याफ्ता किस तरह बनाया जा सकता है? मैं इसमें समझता हूँ कि सिलेबस हमारे अच्छे हैं, इतने बुरे नहीं हैं, लेकिन जो हमारा ज़्यादा बड़ा मसला है वो है असेसमेंट का। हमारी जो असेसमेंट है वो इतनी रूटीन में है और इतने लिमिटेड नैरो बैंड के क्वेश्चंस हैं बच्चों के, और बच्चों के लिए उनको फोरकास्ट करना, प्रिडिक्ट करना, उनके बारे में पेशगोई करना कि किस तरह का एग्जाम पेपर आएगा, वो बहुत आसान है। जिससे बच्चे बहुत सिलेक्टिव स्टडी करते हैं, उनकी प्रिपरेशन पूरी की पूरी एग्जाम ओरिएंटेड होती है कि पास हो जाएं, अच्छा नंबर ले लें,
अच्छे रिजल्ट ले लें, और लेकिन जो असल उसका कंटेंट समझने की बात है, उसको रियल लाइफ पे, हकीकी दुनिया पे जो अप्लाई करना है उस नॉलेज को, उसकी स्किल उनमें बहुत कम डेवलप होती हैं, क्योंकि पेपर बहुत रूटीन में बनते हैं, बड़े प्रिडिक्टेबल होते हैं। असेसमेंट के अंदर मैं समझता हूँ, जैसे मैं मिसाल देता हूँ BCom, हमारा जो बैचलर ऑफ कॉमर्स है ये नहायत ही अच्छा प्रोग्राम है और इतने इसमें अच्छे कोर्सेज हैं, इतना कंटेंट है, लेकिन मैंने BCom के बच्चों को देखा है कि वो सिलेक्टिव स्टडी कर लेते हैं और वो उनके नंबर भी अच्छे आ जाते हैं। तो ये चीज़ बच्चों की रसाई रोकती है अच्छी स्किल्स की तरफ, जो कि उनके लिए लाइफ में काम आनी है। तो किस तरह एग्जाम से पास कर लेते हैं। तो फिर किस तरह बच्चों को किताबों के साथ उनको किताबों के करीब लाया जाए? वालिदैन फिर क्या इस तरह क्या तदाबीर इख्तियार कर सकते हैं? मैं समझता हूँ से पहले टीचर्स को हम किताबों के करीब ले आए। अगर आप सर्वे करें तो आप हैरान हो जाएंगे। टीचर से पूछें क्या आपने पिछले 1 साल में कौन सी किताब पढ़ी है, तो शायद अपनी कोर्स बुक के अलावा नाम नहीं लेंगे किसी किताब का। तो ये हमारे मुल्क में रीडिंग का जो कल्चर है वो तकलीफ से हद तक बुरा है। मैं जाता हूँ प्राइवेट किसी डॉक्टर के पास जिसकी फ़ीस 3-4 हज़ार रुपये है और वहाँ पे पढ़े लिखे लोग बैठे हैं या अफलून लोग बैठे हैं। मैंने किसी आदमी को वेटिंग एरिया में अपने घर से लाई हुई किताब नहीं देखी उसके पास। हालांकि उसको पता होता है कि मुझे डॉक्टर के पास 1 घंटा 2 घंटे आधा घंटा वेट करना पड़ेगा, लेकिन वो अपने मोबाइल पे गेम खेल लेगा, लेकिन उसके हाथ में कोई किताब नहीं होगी। और कोई बहुत हिम्मत करेगा तो अगर उसकी रिसेप्शन में कोई पुराना मैगजीन पड़ा है तो उसको आगे पीछे वो करके तस्वीरें हद तक वो देख लेगा। तो ये मताले की कमी हमारे यहाँ शो करता है। बच्चों में मेरे बच्चों को भी ये पैगाम है कि अगर वो ज़िंदगी में कामयाबी चाहते हैं और ज़िंदगी में वो चाहते हैं कि उनकी इज्जत की जाए तो उनको मुताले की अपनी आदत बनानी चाहिए। ठीक है। जो मोहम्मद कामरान मलिक साहब हमारे साथ मौजूद है, माहिर तालीम है। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का और आप यहाँ पर आए हैं। जिस तरह हम बात कर रहे थे, बहुत से मेरे ख्याल से तालीमी इदारों के हवाले से भी हमने बात की है और शोबा तालीम में भी बताया जा रहा है और देखा भी जा रहा है कि कुछ लूप होल्स हैं जिन पे हमें काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। निशानदेही बहुत अच्छी तरीके से सर ने की है, तो अगर कोई हुकाम बाला हमें देख रहे हैं तो उस हिसाब से मेरे हाल से चीज़ें उन पर गौर भी किया जा सकता है। मज़ीद भी आपसे बात करेंगे। आप वक्त छोटी सी ब्रेक का मिलते हैं, इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात कर लेते हैं सेहत और फिटनेस के हवाले से। तो कहा जाता है कि तंदुरुस्ती 1000 नेमत होती है और हकीकत भी यही है कि अगर इंसान सेहतमंद और तवाना हो तो वो हर मुश्किल से मुश्किल काम को भी मुकम्मल कर लेता है। जबकि मोटापे का शिकार अफराद ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते। मोटापा महज आपकी खूबसूरती का दुश्मन नहीं होता बल्कि आपकी सेहत का भी दुश्मन बन जाता है और ये आपकी जान भी ले सकता है। मोटापे के शिकार अफराद में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है और एक हालिया तहकीक के मुताबिक दुनिया भर में 70% लोग ओवरवेट और मोटापे का शिकार है। मोटापे से बचाव कैसे मुमकिन है और कौन कौन सी आदत मोटापे की वजह बन सकती है, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के नामवर सर्जन प्रोफेसर डॉक्टर मौजुल हसन, जो मुतअद्दिद अफराद के ऑपरेशन करके उनको इस बीमारी से छुटकारा दे चुके हैं और हाल ही में उन्होंने मोटापे के शिकार 2 बच्चों का भी कामयाब ऑपरेशन करके उनको नई जिंदगी दी है। तो इस सारे प्रोसीजर के बारे में और ये जो ऑपरेशन था ये कैसा रहा था, ये उन्हीं से जान लेते हैं। हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर मौजुल हसन मौजूद हैं। सर, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। अस्सलाम वालेकुम। आप? वालेकुम अस्सलाम। सर, आपने हाल ही में 2 बच्चों का जो कामयाब ऑपरेशन किया है, एक का जो वज़न है वो 130 किलोग्राम था और एक का 150 किलोग्राम। तो इसकी पूरी हमें एक तो डिटेल बताइएगा हमारे नाजरीन को भी कि कितना मुश्किल था ये ऑपरेशन और वो जो बच्चे थे उनकी उम्रें क्या थी। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में बुलाने का। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि आप लोग जो काम कर रहे हो लोगों को अवेयरनेस पैदा हो रही है कि मोटापे से कैसे निपटा जाए। एग्जैक्टली। क्योंकि आपको पता है कि आजकल ओबेसिटी बच्चों में बहुत ज़्यादा हो रही है। जब भी आप ग्रास रूट पे इसको कंट्रोल नहीं करते तो ऑब्वियसली वही बच्चे बड़े होते हैं, उन्होंने ही बाप माँ बनने होते हैं, तो वो लोग ओबेसिटी इस तरह बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब कुछ ऐसी चीज़ है और इतनी रिसर्च हुई है कि जो हार्मोन्स कुछ ऐसे हैं जिनकी डेफिशिएंसी की वजह से वेट बढ़ता है। उसमें ऐसा होता है कि हर माह 1.5-2 किलो 3 किलो बढ़ता रहता है। तो ये आप जो मर्जी कर लो, अगर वो हार्मोन डेफिशिएंट है तो आप उसको ओवरकम नहीं कर सकते। ठीक है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में पिछले 20-25 साल से लेप्टिन, इसको कहते हैं लेप्टिन, एक हार्मोन होता है जो आपकी फैट सेल से निकलता है, जो चर्बी है आपकी उसमें से निकलता है और अंतड़ियों के भी कुछ एंटेरोसाइट्स हैं वहाँ से भी निकलता है।
ये हार्मोन कुछ लोगों में डेफिशिएंट हो जाता है तो आपके ब्रेन को सिग्नल नहीं जाता, तो कहते हैं ब्रेन हंगर हो गया है। तो ब्रेन को भूख लगी होती है तो आपको पता नहीं लगता, आप खाते जाते हो, ठीक है। तो उससे ये जो बच्चे जो शिकार हैं इसका, ये काफ़ी देर से ऐसे बच्चे मेरे पास आ रहे हैं, बिल्कुल ठीक ऐसी है। है। और इनमें अनफॉर्चुनेटली जो लेप्टिन जो है, एक तो उसका टेस्ट आराम से नहीं होता। ओके। पाकिस्तान में बहुत ही कम रिसर्च लैब्स हैं जो ये टेस्ट करती हैं और वैसे नहीं होता, आम अवेलेबल नहीं है। ठीक है। दूसरा, अगर किसी का हो भी जाए तो वो बच्चे हॉस्पिटल, जो चिल्ड्रन हॉस्पिटल या चक्कर लगा लगा के थक गए हैं उनके माँ बाप, तो दे आर रियली फेड अप के मेरे पास अभी 6-7 लाइन में है और भी इसके अलावा। तो उनका वेट बेचारों को बढ़ता जाता है क्योंकि जो टीका है वो 10 से 15 लाख उसकी कॉस्ट आती है और वो टोटल कॉस्ट में भी 20-25 लाख तक आ जाए। तो अभी तक कोई इस लेवल पे कोई काम नहीं हुआ कि वो पाकिस्तान में अवेलेबिलिटी उसकी हो लेप्टिन इंजेक्शन की। इस वजह से बेचारे गरीब लोग, जो अमीर तो अफोर्ड कर लेता है, जो दूसरे होते हैं कहाँ से इतना महंगा उनका वेट बढ़ता रहता है। तो अनफॉर्चुनेटली उनको फिर हाइपरवेंटिलेशन सिंड्रोम, जो सांस की बीमारी है वो रहता है, कमर में दर्द, घुटनों में। अब ये बच्चा एक था, उसकी बेचारे की टांगें टेढ़ी होगी ड्यू टू मोटापे की वजह से। आप पिक्चर देखोगे उसकी, तो उसमें एक बच्चे की एज थी 11 साल, उसका वजन था 130-135 किलो, और दूसरा बच्चा है उसका वेट था 155 किलो और उसका एज थी 15 साल। और एक इनकी बेटी है, उसकी डेथ हो गई है इस बीमारी से। एक ही फैमिली थी ये, उनके 4 बच्चे, एक ही फैमिली के दोनों बच्चे भाई थे। ओके, ठीक और है। एक ही फैमिली में उनके एक बहन की डेथ हो गई 140 के मोटापे की वजह से। मोटापे की। वो बेचारा, उसका कुछ नहीं हो सका। वो लोग उनको पता नहीं था उस वक्त मेरा, और वो नहीं आ सके। तो ये इन्होंने अप्रोच किया, ये बड़ी इन बेचारे अफोर्ड नहीं करते थे, ठीक है। इनके कुछ लोगों ने हेल्प की, बाकी मैंने इनका सारा किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक ठाक होके जा रहे थे। अब इसमें सबसे बड़ा ये है कि अगर मैं इनका नहीं करता तो हार्मोन तो हमारे पास नहीं अवेलेबल, लेकिन जो इस ऑपरेशन से उनका वेट कम होता रहेगा, तो अब वो अपनी आ जाएंगे नॉर्मल वेट पे विद इन मे बी 2 years, 1.5 year। अभी उन्होंने कोई ये इन 5-6 दिनों में ही उनका 6-7 किलो कम हो गया जो उनका। तो हमने उनको यहाँ रखा, तो वो बड़े खुश हैं, उनके माँ बाप भी। तो उसके फादर पुलिस में हैं बच्चे के, तो वो खैर खैरियत से बिल्कुल ठीक हो गया। तो अब इसका ये होता है कि जब तक वो आएगा, चलो अगर कम से कम इनका 40, 50, 70, 80 kg तक कम हो जाएगा। अगर फिर बढ़ता भी है तो तब तक हम कुछ और चीज़ होती है, वरना आप इसी को ही आप मॉडिफाई करके सेकंड भी कर सकते हो, जो अगर आफ्टर 10 years अगर वो क्योंकि हार्मोन तो चाहिए हमें। वो इसलिए होता है कि आपके जो फैट, हम इसलिए अब लोगों को कहते हैं कि इवन पहले आप BMI कंसिडर करते थे, ठीक है। BMI होता है बॉडी मास इंडेक्स, आपके कद और आपके वजन की रेशो। नॉर्मल BMI इज 23, 19 से 23 तक नॉर्मल होता है, ठीक है। किसी का 26, 27, 28, 30 हो जाए हम कहते हैं ओवर वेट हो गया, 35 हो जाए हम कहते हैं मॉर्बिड ओबेसिटी हो गई है। फिर आगे अगर 40 होता है सुपर ओबीज, ठीक है। तो 30 प्लस ओबीज, 35 प्लस मॉर्बिड ओबीज और 40 प्लस सुपर ओबीज। अब एक और क्राइटेरिया आ गया है कि वो कहते हैं कि आपने देखना है कि पेट आपका, अगर जो यहाँ फैट है ना वो डेंजरस है, जो फैट आपकी थाइस पे है या आपकी बैक पे या आपकी आर्म्स पे है वो डेंजरस नहीं है। ये जो फैट है दे एक्ट लाइक मिसाइल्स, और यहीं से हार्मोन निकलते हैं, वो आपकी किडनीज पे, आपके लंग्स पे, आपके हार्ट पे अटैक करते हैं। तो इसलिए लोग कहते हैं यार जिसकी वेस्ट फीमेल में 30 से ऊपर है और जिसकी वेस्ट मेल में 35 से ऊपर है, तो वो मतलब दे आर कैंडिडेट कि अगर वो खुद वेट कम नहीं कर सकते, तो ये प्रोसीजर इतने अच्छे हैं जो ये लेप्रोस्कोपिक सर्जरी है, तो दे आर वेरी सेफ। आप जिनको करना आता है ये ऑपरेशन, अब बच्चों की अल्हम्दुलिल्लाह बताओ है कि पूरे पाकिस्तान में बच्चों की बेइज्जती कोई भी नहीं करता मेरे अलावा। हाँ। इससे पहले हम दुनिया का भी जो सबसे मोटा बच्चा था उसकी भी वो भी 200 kg का, वो 100 पे आ गया हुआ है। तो ये बड़ी ब्लेसिंग है कि मतलब ये यहाँ अवेलेबल है ये इलाज। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो मेरे उस्ताद हैं वो दुनिया के इस वक्त नंबर 1 पीडियाट्रिक ओबेसिटी सर्जन है, जिसे आपने सीखा, जिनसे मैंने सीखा। तो अभी अगर सर इसी ऑपरेशन की बात की जाए तो कितने घंटे आपको लगे इस ऑपरेशन के लिए, और रिकवरी रेट कितना ज्यादा है? अभी तक हो चुके हैं बच्चे रिकवर? हाँ, बच्चे घर चले गए हैं। अब इसमें ये है कि ऑपरेशन में मुझे टाइम नहीं लगता, वो अल्हम्दुलिल्लाह मैं 25-30 मिनट में ये ऑपरेशन कर लेता हूँ। लेप्रोस्कोपिक लिए की होल सर्जरी है, छोटे छोटे होल्स हैं, उनके थ्रू जाते हो, कैमरे से आप करते हो। अब इतनी एक्सपर्टीज हो गई है, वैसे 1.5-2 घंटे 3 लग जाते हैं, लेकिन मैं इतने 6000 से ऊपर मैं कर चुका हूँ ये वाले ऑपरेशन, तो उसमें कोई टाइम नहीं लगता। तो लेकिन ये है कि
खाली ऑपरेशन नहीं होता, उसके बाद आपकी डाइट वो सब देखना है, आपकी एक्सरसाइज, एक फुल आपको डाइट प्लान देना पड़ता है, फिर उनकी काउंसलिंग करनी पड़ती है जो पेरेंट्स हैं, क्योंकि आपको पता है कि बच्चों का कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल काम है। बड़ों को तो चलो आप समझा दोगे, लेकिन फॉर किड्स इट्स वेरी डिफिकल्ट कि आपको उनके माँ बाप को भी समझाना पड़ता है कि यार आप ज़रा अपना लाइफस्टाइल भी बेहतर करें। ऑब्वियसली आप अगर फ्राइड चीज़ें या दूसरे खाओगे तो बच्चे ऑब्वियसली वो भी खाएंगे। तो आप अगर चाहते हो कि आपके बच्चे तंदुरुस्त रहें तो सबसे पहले खुद तब्दीली करो, तो वो बड़ा ज़रूरी है। इनमें तो फिर क्योंकि वैसी वेट बढ़ना ही बढ़ना है आपका, तो ये तो एक हमने एक दिया है ना कि उसकी वजह से उसका वेट कम हो रहा है प्रोसीजर की वजह से। अगर मैं ना करता तो बेचारे ये और 3-4 ईयर से ऊपर नहीं जाना था। ऑब्वियसली ये बढ़ता जाना था और फिर वो अमवात की शरह भी बढ़ती जा क्योंकि रही है इस सबसे वजह से, पहले मोटापे की वजह से। और आपको पता है कि दूसरा कोरोना है, कोरोना की वजह से फिजिकल एक्टिविटी वैसे ही लोगों की कम हुई है, हर कोई घर में बैठा होता है। और दूसरा मुझे डॉक्टर साहब बताइएगा कि किस स्टेज पर, जैसे हम लोग डाइटिंग कर रहे होते हैं, बहुत से लोग एक्सरसाइज करते हैं, तो कौन से स्टेज पर जब हमारा वेट कम नहीं हो रहा होता डाइटिंग से भी और एक्सरसाइज से भी, फिर हमें ऑपरेशन की तरफ जाना पड़ता है? इसमें क्राइटेरिया है। अगर आपने सारे एफर्ट्स कर लिए हैं, आपने जी डाइट भी कर ली, आपने एक्सरसाइज भी कर ली, फिर भी आपका जो लाइफस्टाइल है वो उससे मतलब नहीं हो रहा, क्योंकि दुनिया में 97% जो हैं जिन्होंने, अगर 100 लोग हैं जिन्होंने वेट कम किया है तो मेंटेन 3% करेंगे। ये एक फैक्ट है, ओपन फैक्ट है। जो 97% है वो जो उन्होंने 10 कम किया है वो भी ऊपर आ जाएगा और ऊपर भी 2-4 किलो आ जाएगा। तो ये सब मल्टीपल टाइम लोग वेट कम करते हैं, तो उससे क्या होता है, अडेप्टेशन होती रहती है, आपकी बॉडी यूज टू होती है। आप देखोगे कि अगर आप जैसे पहली दफ़ा कोई वेट कम करता है तो वो आराम से कर लेता है 5, 7, 8, 10, 15 किलो, फिर करता है, फिर करेगा 6-7 किलो, फिर और मतलब मल्टीपल टाइम आप जब इसको करते हो तो वेट कम होता है, फिर रुक जाता है। तो फिर जब जो सब इनसे बीमारियों से बचने के लिए अगर आप ये कर रहे हो और आपकी फैमिली में ओबेसिटी है, आपको डायबिटीज़ है, आपको ब्लड प्रेशर है, दुनिया में शुगर ख़त्म करने का एक ही तरीका है, ये वाला ऑपरेशन। अच्छा। जो लोग इंसुलिन ले रहे हैं, जो लोग ये ले रहे हैं, लेकिन उसमें भी ज़रूरी है कि जिनका वज़न 60-70 किलो है, उनमें मेल के अंदर, उनमें हम ये नहीं कर सकते डायबिटीज़ के लिए। जिनका मेडिसिन से कंट्रोल नहीं हो रहा और जिनका BMI 27.5 से ज़्यादा है, ये ज़रूरी है, क्योंकि लोगों में आम ये कॉन्सेप्ट जा रहा है कि मैसेज जा रहा है कि हर बंदे की शुगर ठीक हो जाती है। हर बंदे की शुगर नहीं ठीक हो सकती, क्योंकि जिसका हम ये ऑपरेशन करेंगे उसका वज़न भी कम होएगा। अगर आपका 60 किलो वज़न है और मैं आपको ऑपरेशन कर दूँ, आप तो आ जाओगे 50 या 45 पे, तो फिर इस तरह कभी भी नहीं आपने जाना कि जो आपको बोले लॉट ऑफ पीपल हु आर सेइंग कि जी यार नहीं आओ जी शुगर ख़त्म हो जाएगी, इस तरह नहीं है। कुछ क्राइटेरियाज़ हैं, आप उन क्राइटेरिया पे पूरे उतरते हो तो फिर डेफिनेटली आपकी होएगी। मेरे पास कई पेशेंट हैं जिनकी शुगर 5-5 साल से थी। अच्छा। और वो इंसुलिन वगैरह ले रहे थे 10-10 साल से, अब उनकी खत्म हो गई है, लेकिन उनसे ऑपरेशन के बाद। जी, ऑपरेशन के बाद। और ऑपरेशन आपको पता है कि वो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी है, 3-4 इसमें ऑपरेशन होते हैं। एक ऑपरेशन होता है स्लीव गैस्ट्रेक्टमी, जिसमें आप मैदे का साइज 70 to 80% कम कर देते हो। तो उससे आपका जो 60% एक्स्ट्रा वेट है वो तकरीबन कम हो जाता है 6 मंथ्स के अंदर। सपोज समबडी हु इज 100 kg, तो उसका हाइट है अगर उसकी 5, 7 या 8, तो उसका वेट होना चाहिए तकरीबन 65, 68, 70 के अराउंड, 68 के करीब। तो उसका ज़्यादा कितना हुआ, तकरीबन 32 किलो ज़्यादा हो गया। 100 है ना अब, तो 32 का 60% कितना होता है, तकरीबन अराउंड 20-22। तो उसका 20-22 किलो 6 महीने में कम हो जाएगा। जितना किसी का वेट ज़्यादा होता है उतना ज़्यादा कम होता है। सपोज़ एक बंदा 150 kg का है तो उसका 40-56 मंथ्स में कम हो जाएगा। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि लोगों के लिए समझना कि आप तो अगर डॉक्टर साहब सर्जरी होगी, हमारा ऑपरेशन हो गया, जो एक्सेसिव मोटापा था वो भी निकल गया, तो रिकवरी के बाद फिर लोगों को क्या करना है? मतलब उनको डाइटरी हैबिट्स उनकी क्या होनी चाहिए, एक्सरसाइज उनको करनी है, खुद को उस चीज़ में मेंटेन किस तरह रखना है? सबसे इम्पोर्टेंट है कि लाइफस्टाइल चेंज। अच्छा। मैं लोगों को कहता हूँ कि यार आपने तो अपना लाइफस्टाइल बदला नहीं, तो मैंने तो धक्के से बदला ना आपका लाइफस्टाइल विद हेल्प ऑफ सर्जरी। तो उसमें अब आपने ये नहीं है कि आपने ऑपरेशन करा लिया है अब आप जो मर्जी खाओ, क्योंकि स्लीव में 30 to 40% आप गेन करते हो अगर आप गड़बड़ करते हो। तो इसलिए ऑपरेशन के लिए भी ये ज़रूरी है कि बाद में भी आप अपना लाइफस्टाइल खाओ, सही आप हर चीज़, लेकिन ध्यान से खाओ। आप एक इतनी एग्नी से गुजर रहे हो, ऑपरेशन भी करा ली है और फिर आपने वही करना है। इसमें फिर हम उनको विटामिन मिनरल्स देते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों का यही माइंडसेट है ना कि अगर हम ऑपरेशन करा लेंगे तो उसके बाद फिर हम शायद हर चीज़ खा सकते हैं जो भी हमारा दिल कर रहा है। नहीं, इस तरह मैं लोगों को सिंपल कहता हूँ
आगे भी बड़ी दफ़ा मैंने बोला है कि चे और बे बंद कर दो, चावल, चीनी, चिकनाई, चॉकलेट, चिप्स, चपाती, बर्गर बंद, बोतल, बेकरी आइटम मत लो, दालें, सब्जियां, सलाद, फ्रूट, बारबेक्यू, ओट्स, ये चीज़ें आप ले सकते हो। ठीक है। तो ये हेल्दी चीज़ें हैं, फ्रूट्स वगैरह आप लो, ठीक है। तो जब ऑब्वियसली एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, कि आप जितना ज़्यादा इतना जंक और ये लोगे, तो लोग क्या करते हैं, वो तो समझते ही नहीं है ना, वो जाके बाकी जंक वगैरह ले लेते हैं, फिर घर भी आके उन्होंने खाना होता है। और एक जो बॉटल है, सपोज इन लोगों में जो इनमें जो कैलोरीज वगैरह होती हैं, यू नीड टू वॉक ऑलमोस्ट 30 to 40 मिनट्स। आपको 40 मिनट वॉक करोगे तो एक जो बॉटल में कैलोरीज आपके जा रही हैं वो खत्म होंगी। कोल्ड ड्रिंक में जो हाँ जी, 300 400 कैलोरीज हैं, वो आपको पता है कि 30-40 मिनट वॉक के बाद वो जाके वो खत्म होती हैं। तब तो इससे डिफिकल्ट के आपको तो यहाँ पे वॉक करने का भी, एक्सरसाइज करने का भी रुझान नहीं, यहाँ तो है ही नहीं ना, मतलब इसलिए मैं लोगों को कहता हूँ एटलीस्ट आप ना 4-5 दिन आप कर लो वॉक, वो सफिशेंट है। एटलीस्ट 40 मिनट्स, एटलीस्ट 5 days a वीक, तो वो मोर देन सफिशेंट है। या 10,000 स्टेप्स करो। 10,000 स्टेप्स अगर किस दिन 8,000 है तो अगले दिन 12,000 कर लो। अगर आप इस तरह करते रहोगे तो आप ठीक रहोगे। टाइम तो निकालना पड़ता है, 1 घंटा कम से कम आप अपने आप को दो, तो ऑब्वियसली फिर मेरे पास आने की जरूरत नहीं रहेगी। एग्जैक्टली, अगर आप खुद ही को मेंटेन करेंगे, अपने बॉडी वेट को मेंटेन करेंगे, तो फिर किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं है। दूसरा सर, खाने की जो टाइमिंग है वो कैसी होनी चाहिए, वो कितना डिपेंड करता है आपकी डाइट के ऊपर और आपके मोटापे? वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक हार्मोन होता है कॉर्टिसोल, अल्लाह ताला ने आपके बनाया हुआ है, किडनी के ऊपर एक एड्रेनल ग्लैंड है, वो निकालता है। कॉर्टिसोल आपका मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करता है, ठीक है। ठीक है। सपोज कॉर्टिसोल निकलता है जब आपके मुंह में पहली चीज़ जाएगी। अगर आप उठते ही 11 बजे हो, 1 बजे हो, तो कॉर्टिसोल ने कब काम करना है? 1 बजे शुरू करना है। exactly. तो आपका मेटाबॉलिज्म स्लो होगा, ठीक है। इसलिए हम लोग यही कहते हैं कि यार, आप लोग कहते हैं यार ये बंदा इतना खाता है, इसको कुछ भी नहीं लगता। कॉमन क्वेश्चन है लोगों का, इसका वेट ही नहीं बढ़ता। इसका वेट ही नहीं बढ़ता। कहते यार ये तो इसलिए खाने के पास से गुजर जाए, इसका वेट बढ़ना शुरू हो जाता है। वो कहते हैं आप कैसे बढ़ा सकते हो? देखिए, आप भी इस तरह इसको बढ़ा सकते हो कि अगर आप सुबह उठो, कोई चीज़ जैसे कभी आप नींबू पानी ले लिया, कोई सेब ले लिया, कोई फ्रूट ले लिया, कोई शहद ले लिया, मतलब यू नीड टू हैव फर्स्ट थिंग इन योर माउथ, ना कि वो आपने लेना है कि ठीक है, वो आपके मुंह में जाएगा तो आपका कॉर्टिसोल एक्टिव हो जाएगा, तो आपका मेटाबॉलिज्म ठीक है। इसे कहते हैं जी प्री ब्रेकफास्ट, ठीक है जी। नाश्ते खाने से पहले, फिर आपने सो लो, फिर जब आपने खाना बेशक खा लो, लेकिन ये है कि आइडली तो 9 बजे से पहले आप ब्रेकफास्ट करो। दोपहर ब्रेकफास्ट अच्छा हो आपका, ताकि अगर आपने सारा दिन काम करना है, अगर सोना है तो बस फिर लाइट रखो, और दोपहर को आप ज़रा स्नैक्स वगैरह लो, और रात को भी आप लोगों का मतलब नॉर्मल, बहुत ज़्यादा ना हो। अब लोग कहते हैं जी वेट कम कैसे करना है? मैं कहता हूँ कि आप अगर अपनी ड्यूरेशन कम कर लोगे, अगर कहा जाए ऑपरेशन के बगैर वेट कम किस तरह करना है, ये ज़्यादा अगर आप ऑपरेशन मतलब अगर आप अपना टाइम कम करोगे ना, सपोज आप अगर 10 बजे खाना खाते हो तो आप उसको 9 पे ले आओ, ठीक है, फिर 8 पे ले आओ, मतलब अगर आप 7, हाँ जी, अगर आप 7 के अराउंड रखोगे ना, और कुछ चीज़ें मॉडिफाई करोगे, सपोज खाने के साथ आपने लिक्विड नहीं लेना। अगर आपने लिक्विड लेना तो आधा घंटा पहले लो या 1.5 घंटा बाद लो, ठीक है, क्योंकि जो स्टमक इज अ स्टोर हाउस ना, वहाँ वो रुकता है खाना। तो आप जब लिक्विड लेते हो तो वो क्या होएगा, वो जो खाना होता है वो पेस्ट जो बनी होती है वो लिक्विड में कन्वर्ट होकर आगे चली जाती है, आगे जाएगा तो उसकी एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगी कैलोरीज की, तो यू विल गेन योर वेट। तो ये बड़ा सिंपल है यार, आप करोगे, आप कहते हो यार पानी आप ये कोई, लेकिन मुश्किल है ना, लोग नहीं करते। लोगों ने साथ जूस पीना होता है, साथ कोल्ड ड्रिंक्स लेनी होती है, तो है, लेकिन आप करोगे तो 4-5 kg तो इस तरह ही काम हो जाएगा। ये सिंपल टिप है। आप अपनी वो खाने का ड्यूरेशन जो है वो पीछे लाएं, मतलब कुछ 7 बजे के अराउंड खा लें, वॉक करें एटलीस्ट 5 days a वीक, पानी का कंट्रोल करें, तो आपका वेट कम होना शुरू हो जाएगा। तो डेफिनेटली होता है। बाकी और चीज़ अवेलेबल हैं कुछ, अगर हैं जिनके नहीं होते, शेक्स वगैरह होते हैं। जैसे हमारे पास जो पेशेंट आते हैं मतलब जिनका वज़न बहुत ज़्यादा है, सपोज 150, 70, 80 kg या 200 है, उन्हें मैं हमारे स्पेशल कुछ शेक्स होते हैं, प्रोटीन शेक्स, वो देते हैं जो कुछ प्रूवन है कि जिनके साइड इफ़ेक्ट नहीं है, हर कोई नहीं, जो किडनी पे एक्ट नहीं करता, तो वो उससे आपका 3-4 kg महीने में कम होता रहता है। तो क्या डॉक्टर साहब पैदाइशी तौर पर भी जो बच्चे हैं वो मोटापे का शिकार हो सकते हैं? उनमें एक्स्ट्रा मोटापा होता है? होता है, हो सकता है। जिनमें थायराइड की प्रॉब्लम है, अच्छा, थायराइड हार्मोन डेफिशिएंट हो, तो उनमें आपका हाइपोथायराइडिज्म के आपका वेट होता है, आपका मुंह लाइक होता है। जैसे कॉर्टिसोल जिनके है बहुत ज़्यादा हो रहा है, आप पे कॉर्टिसिज्म होता है, इसको कहते हैं कुशिंग सिंड्रोम, आपका मून लाइक फेस हो जाता है, बफलो हम्प,
यहाँ सारी फैट हो जाती है। तो आपको हमेशा इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। जब भी डॉक्टर के पास कोई आता है, आप देखोगे यार इसकी डाइटरी हैबिट्स कैसी हैं, पूरा एवेलुएट करोगे क्यों, व्हाट इज़ द रीज़न कि क्यों इसका वेट बढ़ रहा है। बाकी फिर अगर बढ़ रहा है तो अगर वो नहीं कर सकते उसके बाद तो बेस्ट क्या है, देन गो फॉर सर्जरी। सर्जरी इज़ अ ब्लेसिंग के जी। इतने लोग हैं जिनके, आपको पता है कि जिनके बच्चे नहीं थे, 8-8 साल 10 साल, एक मेरा एक तो पेशेंट कपल, उनका 18 साल से कोई बेबी नहीं था और अब उनके 2 बेबी हैं। वेट 125 था, जब वो 70 पे आई कंसीव कर लिया। तो PCOS जो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है, उनमें बेस्ट है ये कि आप ना, उसका कोई इलाज नहीं है और वज़न कम करने के, तो वज़न कम करने के लिए बेस्ट है बैरियाट्रिक सर्जरी। Exactly. जिनको मतलब, और ये मतलब बड़ी कॉमन है, अब तो हमारी यहाँ सोसाइटी बन गई है लेकिन क्या आपको लगता है इन चीज़ों की अभी लोगों में शऊर आ रहा है इस हवाले से? इतने, मैं तो प्रोग्राम वगैरह कर रहा हूँ, इतनी लाइव वर्कशॉप्स हो रही हैं। ठीक है। हमने शालामार हॉस्पिटल के अंदर कोई 7 लाइव वर्कशॉप की हैं। अच्छा। उसमें पूरी दुनिया के सर्जन आते हैं और वो वर्कशॉप में फ्री ऑपरेशन होते हैं, 4 से 5, ठीक है। वो हर साल 1 या 2 होती हैं। तो क्या होता है, इतने लोग आ रहे हैं, लोगों में अवेयरनेस तो आ रही है ना, उसमें अवेयरनेस आ रही है, तो आप बता रहे हो यार देखो सर्जरी सेफ है, लोग भी देख रहे हैं, ऑडियंस भी देख रही है आके देख के। तो अब तो पेशेंट ऐसे हैं, इतने आप सर्च करते हो फौरी आपको मिल जाता है यार सर्जरी की एक चीज़, और लोग, इतना लोगों ने बेनिफिट लिया है इससे। ऐसे ऐसे लोग हैं, हम कई लोग हैं बता भी नहीं सकते, इतने बड़े बड़े, मतलब उसमें पॉलिटिशियन भी हैं, आर्मी वाले भी हैं, लॉयर्स भी हैं, मतलब हर कम्युनिटी का बंदा है जिनको ऑपरेट किया है, और उलमा बहुत सारे हैं। बिल्कुल, हर कोई इस मोटापे का शिकार तो हो सकता वो है। उनकी लाइफस्टाइल वो टोटली चेंज हो गया है। मैं भी कई दफ़ा अगर बंदा देर से आए ना, मुझे भूल जाता है यार ये वही बंदा है। हाँ, मतलब वो इतना चेंज हो जाते हैं ऑपरेशन के बाद। बिल्कुल। प्रोफेसर डॉक्टर मौजुल हसन हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान के नामवर सर्जन हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और आप यहाँ पर आए हैं और आपने जो ऑपरेशन के बारे में और बाकी भी जो लाइफस्टाइल के हवाले से हमारे साथ टिप्स शेयर की हैं। मोटापा बेशक जनाब एक मूजी मर्ज है जिससे छुटकारा हमें हासिल करना है। बहुत से लोग हैं जो इस दौड़ में शामिल होते जा रहे हैं। अगर आप अपनी तरह या एक्सरसाइज या डाइटिंग के थ्रू नहीं अपना मोटापा कम कर सकते, तो अब आपको ऑपरेशन की तरफ फिर जाना पड़ेगा ताकि आपकी जो ज़िंदगी है वो अच्छी गुजर सके। मज़ीद भी आपसे बात करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त एक छोटी सी ब्रेक का मिलते हैं। इस ब्रेक के बाद जागो लाहौर में एक मर्तबा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। अब वक्त हुआ है हमारे सेगमेंट खेल और खिलाड़ी का। तो पाकिस्तान की सरजमीन ने तमाम खेलों में ऐसे ऐसे मायानाज खिलाड़ी पैदा किए हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में मुल्क और कौम का नाम रोशन किया, और ये खुदादाद सलाहियतें होती हैं। और पाकिस्तान में ऐसा ऐसा टैलेंट इस वक्त मौजूद है जिनको अगर मौका मिले और वसाइल मिल जाएं तो वो पूरी दुनिया में नाम भी पैदा कर सकते हैं। आज हम आपकी मुलाकात भी एक ऐसे बासलाहियत खिलाड़ी करवाने से जा रहे हैं जिन्होंने 9 साल की उम्र में कॉस्मोपॉलिटन क्लब में बतौर बॉल पिकर करियर का आगाज किया, और देखते ही देखते टेनिस के मैदान में कौमी चैंपियन बन गए, और अब तक अंडर 18 और अंडर 14 के कई टेनिस मुकाबले अपने नाम कर चुके हैं। बॉल पिकर से कौमी चैंपियन का सफर उनका कैसा रहा, ये उन्हीं की ज़बानी जान लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं असद जमान है, कौमी चैंपियन है। असद, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ। जागो लाहौर में कैसे हैं आप? ठीक ठाक, आप सुनाए क्या? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। असद, अगर आप अंडर 14 नेशनल चैंपियन भी बन गए और पाकिस्तान का नाम भी आप रोशन कर रहे हैं अपनी खेल की वजह से, जब आपको ये एजाज़ मिला तो कैसा फीलिंग क्या थी, क्या महसूस हो रहा था, ख्याल क्या आ रहा था दिमाग में? मुझे बहुत अच्छा फील हुआ कि मैं ज़ीरो से हीरे बना। तो 9 साल का था जब बॉल पिकर था, तो देखते देखते फिर टेनिस का शौक़ हो गया। तो एक टूर्नामेंट खेलने आया बागे जना में, मलिक सर रशीद मलिक की एकेडमी में। तो उन्होंने मुझे देखा मैं जीता, तो उन्होंने अपनी एकेडमी में मुझे शिफ्ट कर लिया। उन्होंने स्कॉलरशिप दी, फिर 3-4 घंटे कैंप करवाते थे रोज़ाना, लड़कों में डाला, फिर ऐसे देखते देखते चैंपियन बन गया 14 का। तो कौन सी उम्र से आपने टेनिस खेलना शुरू किया? बचपन से ही शौक था मैंने इस साइड पर जाना है? नहीं, मुझे शौक तो क्रिकेट का था। क्रिकेट की भी काफ़ी ट्रॉफीज पड़ी हैं, तो फिर देख देख के टेनिस में उधर काम किया, तो फिर देख देख के। तो क्रिकेट से फिर टेनिस में कैसे शिफ्ट हुए? फिर क्रिकेट में यही था, काम करता था टेनिस में, बॉल पिकर था, तो वो फिर देख देख के मेम्बरों के रैकेट पकड़ के खेलता था, तो वो
फिर आहिस्ता आहिस्ता देखता देखता फिर आ गया इस मुकाम। और इसमें शौक पैदा हो गया। जी, इसमें और शौक सीख पैदा हो कब से रहे हो? मुझे 9 साल का था, वो प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं कर रहा था। फिर अच्छा। जब 12 ईयर का हुआ तो फिर प्रॉपर ट्रेनिंग मिली, तो 3 साल में 14 चैंपियन बने। 3 साल में आपने इतनी मेहनत की कि आप जो है वो नेशनल चैंपियन बन गए हैं। किससे सीखा? कोई इंस्पिरेशन आपकी हो जिसको देख देख कर आपने फिर ये चीज़ें सीखी हो? जो मेरे कोच हैं रशीद मलिक साहब, उनकी मैं ज़्यादा कॉपी करता हूँ। वो माशाल्लाह डेविस कप के कप्तान भी हैं, उन्होंने डेविस कप भी खेला है, पाकिस्तान के नंबर 1 भी रहे हैं। तो उनके माशाल्लाह जिस तरह वो फिट है माशाल्लाह, उस तरह पाकिस्तान में कोई फिट नहीं है। उनकी मैं कॉपी करता था, उनके पीछे खड़ा हो जाता था, ये मारते हैं ये मारते हैं। फिर वो भी बताते मुझे, अपनी घंटा ट्रेनिंग कराते थे। फिर बेटी के साथ भी उनकी खेलता था, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता वो मुझे बताते थे, तो फिर इस तरह। तो अभी तक कितने, अगर मैं टूर्नामेंट की बात करूं तो अभी तक कितने टूर्नामेंट जो है वो आप जीत चुके हो और कितनों में हिस्सा ले चुके हो अभी तक? मैं अभी तक 40-50 तो जीत चुका हूँ टूर्नामेंट, तो इंशाल्लाह आगे भी जीतता रहूँगा इंशाल्लाह। और इसी तरह आप पाकिस्तान का नाम भी रोशन करते रहेंगे। तो क्या इसकी क्या क्राइटेरिया क्या होता है? प्रैक्टिस कितनी करनी पड़ती है आपको एक टूर्नामेंट के लिए? जी, असल में जब टूर्नामेंट चल रहा हो तो हम 3 घंटे 2 घंटे बस नॉकिंग ही करते हैं, उसमें ड्रिल्स नहीं करते। तो वैसे जो प्रॉपर ट्रेनिंग है वो तो 5 घंटे हम करते हैं, 2 घंटे फिजिकल, 3 घंटे टेनिस। क्योंकि अच्छा। फिजिकल ज़्यादा फिट रखती है, टेनिस अगर ना भी खेले फिजिकल ज़्यादा करे फिटनेस, तो वो हमें बहुत काम आती है। मतलब इसमें भी फिटनेस चाहिए बहुत आपको? बहुत ज़्यादा फिटनेस चाहिए। तो डेली रूटीन में भी आप लोगों ने 5 घंटे ही ट्रेनिंग जी, करनी डेली होती है? करनी होती है। तो ये मुश्किल नहीं होता? नहीं, मुश्किल तो नहीं है इतना। अब जाना है एक मुकाम पे तो मुश्किल पड़नी तो पड़ती है। इसके लिए डाइट फिर किस तरह की लेनी पड़ती है अगर फिट रहना पड़ता है बहुत इसके ज़्यादा? लिए डाइट यही है कि सुबह मैं जाता हूँ तो मैं नाश्ता नहीं करता इतना, बस फूड खा लिया, बस यही कर लिया। उसके बाद दोपहर को मैं गोश्त वगैरह खा लेता हूँ, ये फिर रात को डिनर अच्छा कर लेता हूँ। अच्छा, ठीक है। और भी बहन भाई हैं जो इस फील्ड में आना चाह रहे हैं आपको जी, देखकर? एक छोटा भाई है, उसको मैं लाना चाह रहा हूँ। उसको लेकर आना, उसका अपना भी इंटरेस्ट है कि आप उसको लेकर आना चाह रहे हैं? नहीं, उसका अपना ट्रेंड है, वो कहता है कि मैं जाऊँगा आपके साथ, वो रोता है आपके साथ जाऊँगा। अच्छा। अभी मैंने कहा आप छोटे हो फिर ले जाऊँगा। फिर मैं उसको लेके आया था, अभी वो मलिक साहब ने उसको दिया है मेडल के, आओ आप इधर मेरी अकेडमी में, इंशाल्लाह उसको भी लेके आऊँगा। तो जब पहला टूर्नामेंट असद आप जीते थे वो याद है? जी, जब ट्रॉफी लेकर आए जी थे? मुझे याद। कौन सा टूर्नामेंट था? अंडर किसके आ रहे थे? वो 14 10 अंडर 10 में आ रहे थे। तो कैसा फील हुआ? घर आए, अपने पेरेंट्स को दिखाया वो ट्रॉफी जो थी? घर वाले बहुत खुश हुए थे कि मेरा बेटा, मम्मा पापा बहुत रोना शुरू हो गए कि पहली दफ़ा ट्रॉफीज़ लेके आया, तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर उन्होंने मेरे पर ज़्यादा फोकस किया। फिर वो ये जूते के पैसे, रैकेट के पैसे नहीं होते थे, फिर वो कोठी वालों से लेके मुझे देते थे कि आप खेलो, ये एंजॉय करो। तो अभी आप कराची से भी एक टूर्नामेंट जीत कर आए हैं, जी। हमें उसके बारे में बताइएगा, कैसा एक्सपीरियंस रहा वहाँ पर आपका? मुझे तो बहुत अच्छी फील हुई कि हमारे कोच पहली मरतबा हमारे साथ गए थे, कि हमें उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस हमने की है, तो वो हमारे पे बहुत खुश हैं। तो अभी इंशाल्लाह ATF हो रहा है इस्लामाबाद में, वो भी जीत के आऊँगा इंशाल्लाह। तो वहाँ पर कितने दिन का टूर्नामेंट था? वहाँ पे 6 दिन का था। 6 दिन का टूर्नामेंट था। और कितनी टीम्स थी? उधर काफ़ी टीम थी, ऑल पाकिस्तान आया था, तो उसमें हमने अच्छी परफॉर्मेंस दी। सर भी बहुत खुश थे। तो अभी ATF भी जाऊँगा खेलने। ये वाली ट्रॉफी आप वहाँ से ये जीत कर- कराची से लाए हूँ जी। ये कराची से लेकर आए। और ये कब था? ये 28 अगस्त को। 28 अगस्त को। भी रिसेंटली ही आप जीत कर जी, आए हैं। जी। तो कैसा, मतलब अपने शहर से दूसरे शहर में जाकर उनके साथ मतलब मुकाबला करना और देन जीत कर भी आना, जी। तो कैसा तो फख्र ये- महसूस होता है? जी, बड़ी बात है कि अपने मुल्क से जाना और दूसरे मुल्क में खेल के आना, तो बड़ी अच्छी बात है। तो मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। सर भी बहुत अच्छे खुश हो रहे थे कि मेहनत आपकी ज़ाया नहीं गई, तो अब ज़्यादा मेहनत करो, अभी ज़्यादा जीत के आना इंशाल्लाह। तो असद, टूर्नामेंट से पहले एक नर्वसनेस भी होती होगी, प्रेशर भी होता होगा कि मैं कहीं हार ना जाऊं, या मैं जीत पुरअज़्म होते होगे जीत के लिए? जी बिल्कुल। प्रेशर होता है? प्रेशर होता है इतना कि यार ये इतना अच्छा है, मैं इससे हार ना जाऊँ, ये ना हो जाए कि, तो कोई नहीं, हार हार के जीता है, एकदम से तो नहीं इंसान जीत तो फिर जाता। किस तरह खुद को मनाते हो कि नहीं, मैंने इसका मुकाबला करना है, इसको मैंने हराना है? तो वो फिर यही है, 2-3 दफ़ा हारा हूँ, तो फिर वो उसको शुक्र है अब मैं हारा नहीं। पहले मैं जब आया था नया नया तो मैं रोता था, पहला मैच मेरा टफ आ गया, इतने अच्छे खिलाड़ी थे, तो मैं उसको क्या करूँगा। वो हारता था, तो अब शुक्र अल्लाह का अब नहीं हार रहा। मैंने वो दिमाग में सोच लिया कि इसके साथ ये करना है, ये करना है। तो इसमें क्या ट्रिक्स क्या होती हैं आपकी? फिर किस तरह आप, अगर आपको पता हो कि अगला जो है वो आपसे
अच्छा है, आप भी बहुत अच्छे हो, लेकिन आपको लगे कि वो मुश्किल टारगेट है, तो किस तरह की फिर ट्रिक्स आप लोग लेते हो? मुश्किल वो ज़्यादा फिजिकल में आ जाती है, फिटनेस में आ जाती है। चाहे जितना बड़ा तूफान है तो उसमें फिजिकल आ जाती है। आपकी टांगें चल रही हैं तो सब कुछ चल रहा है। अगर आपकी टांगें और दिमाग नहीं चल रहे तो बस आप फारिग हैं। और दूसरा, मुझे ऐसा कोई फेवरेट खिलाड़ी है? मेरा नोवाक जोकोविच। अच्छा, गैर मुल्की खिलाड़ी है जी। और पाकिस्तान में कोई? पाकिस्तान में मोहम्मद आबिद, वो भी बॉल पे करता है। तो उनमें क्या आपको ज्यादा अच्छा लगता है जिसकी वजह से आप वो फेवरेट हैं आपके? उनकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी है, फिर वो बैक हैंड मारते हैं, फोर हैंड मारते हैं, फिर वो उनकी नेचुरल जो ट्रेनिंग है वो बहुत अच्छी है। तो वो ज़रा हमें भी बातें बताते हैं अपनी कि ये किया करो, इनमें बैठा करो, इनमें उठना बैठना, के मतलब बुरे लोगों में नहीं बैठना, आप अच्छे लोगों में बैठो। वो हमारे साथ ही रहते हैं ज़्यादातर, तो वो उनको अच्छी बातें बताते हैं। और दूसरा, असद हम देखते हैं कि टेनिस में अगर जब आप खेल रहे होते, टूर्नामेंट खेल रहे होते, तो उसमें बड़ी तेज़ी के साथ आपने डिसीजंस लेने होते हैं कि या अब ये आ रहा है, अगर ये वाली हिट करनी है, इस तरह करनी है, तो किस तरह कभी कंफ्यूज भी हुए हो या कोई ऐसा कोई वाकया पेश आया हो? बहुत दफ़ा कंफ्यूज हुआ, तो वो ही ना आ जाती है असल फिजिकल में बात। अगर एक बॉल आप मार के जा रहे हो, दूसरी साइड पे आप कवर करनी है, तो वो फिजिकल की बात आ जाती है। अगर आप फिजिकल नहीं करोगे तो आप फारिग हो, आप नहीं भाग सकते हो। तो वो बस कोच ज़्यादा फिजिकल पे मैंने दे रहे हैं और टेनिस पे। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर पाकिस्तान में ज़्यादा क्रिकेट की तरफ तवज्जो दी जाती है, टेनिस का इतना नहीं लोगों को पता और उसके ऊपर भी तवज्जो नहीं दी जाती। तो आपको क्या लगता है टेनिस का आगे फ्यूचर क्या है? टेनिस का फ्यूचर यही है कि मतलब कोई कॉलेज में चला जाता है, कोई यूनिवर्सिटी में बाहर चला जाता है। टेनिस पे ज़्यादा जो अच्छे हमारे प्लेयर थे, जो मलिक साहब के बेटे थे, अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस में फरमाए, तो वो गए थे टूर्नामेंट खेलने वाकई, तो उनको उधर अटैक हो गया खेलने, तो वो बहुत अच्छे थे। तो उनके साथ 2-3 और प्लेयर थे, वो बाहर शिफ्ट हो गए। तो अभी देखें शाम खेल रहा है, तो इंशाल्लाह वो भी निकालेगा हमारा नाम, हम भी निकालेंगे इंशाल्लाह। और इसी तरह आप पाकिस्तान का भी नाम रोशन करते रहें। असद जमान हमारे साथ मौजूद थे, नेशनल टेनिस चैंपियन हैं। असद, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का और आप यहाँ पर आए हैं। और जनाब, जिस तरह मैं कहती रहती हूँ कि पाकिस्तान की जो सरजमीन है वो बड़ी ही ज़रखेज़ है, टैलेंट यहाँ पर बहुत ज़्यादा मौजूद है, लेकिन ये है कि उसकी तरफ तवज्जो देना, उनको जो वसाइल हैं वो प्रोवाइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता जा रहा है, ताकि वो पाकिस्तान का नाम कर रोशन कर सकें। मजीद आपसे बात करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, सेगमेंट है ये हमारा लाहौर की दुनिया, और इस सेगमेंट में हम शहर लाहौर से जुड़ी तमाम खबरों और मसाइल के हवाले से बात करते हैं और उनके हल भी ढूंढने की जो है कोशिश करते हैं। और जैसे जैसे शहर लाहौर में आबादी बढ़ रही है, वैसे वैसे मसाइल भी बढ़ते ही जा रहे हैं, और बढ़ती आबादी की ज़रूरियात पूरी करने के लिए नई नई इमारतें तामीर की जा रही हैं। और गुज़श्ता चंद सालों के दौरान जिस तरह कंस्ट्रक्शन बढ़ रही है, उसके मद्दे मुकाबल शजरकारी नहीं की गई, जिसके सबब लाहौर की फ़ज़ा आलूदा और बासियों को स्मॉग के मसाइल का सामना करना पड़ता है। और पंजाब हुकूमत ने 3 बरस में शजरकारी के अहदाफ हासिल नहीं कर सकी है, और अब कसीरुल मंजिला इमारतों की तामीर से कबल बिल्डर्स पर एक और बोझ डालने की तैयारियां कर ली गई हैं। PHA ने ग्रीन सरचार्ज के नाम से नई फीस मुतारिफ करवा दी है, जिसके तहत हर नई बनने वाली 3 या उससे ज़ायद मंजिला इमारत पर ग्रीन सरचार्ज लागू होगा, जो तामीर से कबल PHA को जमा करवाना होगा। इस रकम से शहर में शजरकारी की जाएगी। ये सारा मामला है, क्या कितनी फीस वसूल की जाएगी, उनसे इस पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं चेयरमैन PHA हैं सैयद यासिर गिलानी साहब। सर, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ। जागो लाहौर में कैसे हैं सर आप? जी बहुत शुक्रिया जी, अल्हम्दुलिल्लाह फाइन। सर, ये जो नया मंसूबा ग्रीन सरचार्ज शुरू किया गया है PHA की तरफ से, इसके बारे में हमें डिटेल में बताइएगा, और इससे किस तरह हम आप लोग शहर को हरा भरा करेंगे? बहुत शुक्रिया जी। इससे पहले कि मैं इसकी डिटेल में जाऊँ, अभी आपने इंट्रो में 2 चीज़ें कहीं, मैं उस पर ज़रा थोड़ा सा वजाहत करना चाहूँगा। एक तो आपने कहा कि शायद हम अहदाफ हासिल नहीं कर सकते। असल सूरत ये है कि हम अपने अहदाफ से बहुत बेहतर हैं, लेकिन जो माजी में जितनी कमी थी वो बहुत बड़ी हद तक थी। यानी हम तो, अगर मैंने कहा था कि 10 लाख के करीब लगाने हैं 5 सालों में, तो हम तो 3 सालों में 15 लाख से ऊपर चले गए हुए हैं। हम अपने अहदाफ से अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर हैं, काफ़ी आगे हैं, लेकिन हम अपने अहदाफ अपने लिए खुद से सेटल कर रहे हैं कि हमने एक इको बैलेंस अचीव करना है, ज़्यादा बेहतर तरीके से इसको परफॉर्म करना है और ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन करनी है। तो पहली चीज़ तो ये कि हम अपने अहदाफ से आगे हैं, लेकिन
ज़रूरत बहुत बड़ी है। शहर में माजी में जिस तरह से हुआ, आपको पता है कि बहुत कम प्लांटेशन हुई और आबादी बहुत बढ़ गई। जो दूसरी चीज़ ये थी कि जो अब तमाम बिल्डर्स के ऊपर ये प्लान नहीं है, ये पब्लिक सेक्टर में, जो गवर्नमेंट सेक्टर जो है उसके ऊपर ये प्लान है। तो वो गवर्नमेंट सेक्टर से हम बात करेंगे कि वो हमें उसका 1% दे ताकि हम शहर में ये लगा सकें। ये हर एक शहरी के लिए नहीं है बिल्डिंग के एंगल से। खैर मैं इसके 3 पहलू आपको बताना चाहूँगा। क्या है, 3 चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी। क्या है, सबसे पहले तो है पॉपुलेशन, आबादी जो है। आबादी जो लाहौर शहर की है वो बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है और इसकी जो एक एनुअल इंक्रीज़ है वो अप्रॉक्सीमेटली पिछले 3 सालों में कह लें कि ये 3.72% एनुअल राइज हुआ है, जो कि बहुत बड़ा है। तो ये दुनिया में फास्टेस्ट जो राइज है जिन इलाकों में, ये उनमें शुमार होता है। और ऑन एन एवरेज देखें तो 3.5% है। ठीक है। तो ये बहुत तेज़ी से आबादी बढ़ती चली जा रही है। 1 करोड़ 16 लाख तो मरदमशुमारी जब हुई तब है, अभी एक मुताद अंदाजे के मुताबिक 1 करोड़ 26 लाख तक चली गई हुई है। तो ये आबादी बढ़ती चली जा रही है। जब आबादी बढ़ रही है तो इंसानों की जो प्राइमरी ज़रूरत है, बेसिक ज़रूरत है, वो ऑक्सीजन है। हवा में जो ऑक्सीजन है वो हमारे यहाँ कम होती चली जा रही है। तो ज़रूरत ये थी कि ऑक्सीजन किस तरह से पूरी की जाएगी। तो एक ही तरीका है ऑक्सीजन का, वो ट्रीज लगा के। अदरवाइज अल्लाह ना करे हॉस्पिटल्स में जो ऑक्सीजन लगती है वो तो बड़ी कॉस्टली और बड़ी पेनफुल है। तो ये था कि मैक्सिमम ट्रीज लगाए जाएं, लेकिन माजी में ये फोकस ही नहीं था कि हमने ये ट्रीज इस तरीके से लगाने हैं। इसको इस तरह से कभी देखा ही नहीं गया था, उस तरह शजरकारी नहीं की गई। अगर एक बड़ा हेल्दी दरख्त, नॉर्मल जो ट्री है, वो कोई 18 लोगों को ऑक्सीजन देता है, तो हमारे यहाँ जिस तरह का एनवायरनमेंट बन गया हुआ है, एक दरख्त जो है गालिबन कोई 10 लोगों के लिए है। एक तो उसकी कैपेसिटी उस तरह से नहीं बन पा रही है, उसका जो एनवायरनमेंट है वो इको फ्रेंडली नहीं है। तो वो उसकी अपनी कैपेसिटी कह लें, एक जो चैलेंजेस की वजह से, एटमॉस्फेयर की वजह से वो भी कम हो गई हुई है। तो हमें और ज़्यादा दरख्तों की ज़रूरत है। एक तो ये था। दूसरा ये था कि आपके यहाँ जो कार्बन है वो बहुत बढ़ रहा है। एक तो इंसान भी ज़ाहिर है, जब हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं, लेकिन दूसरी बड़ी चीज़ है कि गाड़ियाँ, मोटरसाइकिलें। अब ये देखें कि लाहौर शहर में जो गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन है, अब पूरे पंजाब का तकरीबन 32% गाड़ियाँ सिर्फ लाहौर में रजिस्टर्ड है। पूरा पंजाब एक तरफ और शहर लाहौर 32% ऑफ टोटल। तो इतनी जब गाड़ियाँ हैं, जब गाड़ियाँ चलती हैं तो पोल्यूशन भी ज़्यादा आती है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारे जो पोल्यूटेड इसके जो हैं एक्सट्रैक्ट्स हैं वो सारे हवा में शामिल होते हैं। अब ये जो सारी चीज़ें हैं ये एंटी एनवायरनमेंट है, बिल्कुल ये एंटी हैजर्डस हैं, कह लें कि हमारे नुकसानदेह सेहत के लिए, ये इंसानों के लिए एक एंटी एनवायरनमेंट में चले जाते हैं। अब हम ये देख रहे हैं कि जब ये इतने ज़्यादा बड़ी तादाद में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये और टॉक्सिक और दूसरे एलिमेंट्स हैं, ये अगर हवा में आ रहे हैं तो ये भी इंसानों की सेहत पे और हमारे जैसा लाहौर शहर है जो जिसके रहने वाले हैं, अगर वो इसके इतने ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं तो इसका कुछ हल होना चाहिए। क्या एक तो हम जनरल शजरकारी कर ही रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, तीसरी एक और बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर था, जब भी आपकी पॉपुलेशन बढ़ती है और इतनी बड़ी तेज़ रफ्तारी से जब बढ़ती है तो जाहिर है लोगों ने रहना है, आपके जो बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स हैं आपके वो बढ़ जाते हैं, बिल्कुल। घर तो बढ़ते किस हैं। तरह सर किया जाएगा कि क्या किस तरह की बिल्डिंग्स होंगी जिन पे ये फीस लगाई जाएगी? जी मैं वही बताता हूँ। आपकी 2-3 चीज़ें आपकी देखें बढ़ जाएंगी। आपके घर बढ़ जाएंगे, जो आम लोग जिसमें रहते हैं वो घरों की ज़रूरत बढ़ जाएगी। आप उन लोगों ने कहीं ना कहीं हॉस्पिटल्स में, कहीं उन्होंने जॉब्स पे, उन्होंने कहीं ना कहीं उनकी यूटिलाइजेशन है, आना जाना है, उन्होंने कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं, कोई ताजर हैं, बिल्डिंग्स हैं, जो भी हैं, तो वो आपकी कमर्शियल एक्टिविटीज़ बढ़ जाती हैं। कमर्शियल एक्टिविटीज़ बढ़ती हैं, फिर आपकी पब्लिक सेक्टर की डिमांड बढ़ जाती है कि पब्लिक सेक्टर में भी उनको अकोमोडेट करना है, तो वो बढ़ जाती हैं। अब हर एक पे लगाने की बजाय हमने फ़िलहाल अभी एक प्रपोज़ल है जो कि हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में बड़े अच्छे लोग बैठे हुए हैं, उन्होंने आपस में सर जोड़ के ये कहा कि क्योंकि ये लाहौर शहर है, बड़ा शहर है, और पूरी दुनिया अगर क्लाइमेट चेंज की बात कर रही है तो हमें एक बहुत बड़ा चैलेंज है स्मोक का, एंटी इन्वायरमेंट का, हमारे यहाँ ऑक्सीजन कम होने का, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होने का। तो हम यूँ करते हैं कि जो पब्लिक सेक्टर है, जो गवर्नमेंट का सेक्टर है, गवर्नमेंट के सेक्टर में जितना भी काम होगा उसका 1% PHA के पास आ जाए फॉर प्लांटेशन पर्पस ओनली, सिर्फ प्लांटेशन के लिए। तो वो PHA उसकी मैक्सिमम प्लांटेशन कर देगा और वो इको बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। ये पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट के जितने भी प्रोजेक्ट्स होंगे, वो हॉस्पिटल्स हैं, वो स्कूल्स हैं, वो कॉलेजेस हैं, वो लेबर कॉलोनीज हैं, वो रहायशी स्कीमें हैं, वो सड़कें हैं, वो कोई फ्लाईओवर हैं, ब्रिजेस हैं, तो गवर्नमेंट के जितने भी मंसूबे हैं, गवर्नमेंट की एक स्कीम होती है, उस पर लिखा होता है कि ये ADB में इतने पैसों की ये बनेगी,
तो उसका एक हम 1% हम वो करें, PHA के पास PHA के पास आ जाए तो हम उसको इक्वली प्लांटेशन और ग्रीन वर्क के ऊपर, जो ग्रीनरी हमारी है, ग्रीन इम्पैक्ट के ऊपर उसको खर्च करेंगे। दूसरा ये था कि जो व्हीकल्स हैं हमारी, क्योंकि व्हीकल्स जो हैं ये बहुत बड़ी हद तक ये क्रिएट कर रही हैं एनवायरनमेंट में जो है ना वो फ्रेंडली नहीं है, क्योंकि इसकी वजह से आपको पता है हीट भी बढ़ रही है, मैंने बताया कि ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा है, नाइट्रोजन आ रही है। तो वो हम ये चाह रहे थे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल अगर हैं तो उन पे ना लगाएं, यानी वो वाली व्हीकल्स जो हवा में जो आपके नुकसानदेह एलिमेंट से इतनी ज़्यादा खारिज नहीं करते हैं उनको हम छोड़ दें। ये भी एक प्रपोजल है। तो हम ये चाह रहे थे कि जो पब्लिक की व्हीकल्स हैं, जो बड़ी व्हीकल्स हैं या ऑफिशियल व्हीकल्स हैं गवर्नमेंट साइड से, उसके ऊपर एक प्रपोजल जो हमने पास किया है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ये भी पास किया है कि 2% के करीब हम उनकी जो रजिस्ट्रेशन फ़ी है, वन टाइम ओनली होती है, तो उसके ऊपर हमें मिल जाए। और जो नॉर्मल सिटीजन्स के लिए है, प्राइवेट व्हीकल्स हैं, उनके ऊपर 1% रजिस्ट्रेशन जो उसकी कॉस्ट है, अगर वो हमारे पास आ जाए, ये बड़ी मामूली से चार्जेस बनेंगे। तो वो उसके लिए भी वो जो पैसे आएंगे वो भी हम कोशिश करेंगे कि वहाँ पे ट्रीज़ लगाएं, पूरे के पूरे एनवायरनमेंट में कंट्रोल्ड एरियाज़ में ट्रीज़ लगाएं ताकि वो इको बैलेंस की तरफ जाए। तो ये एक प्रपोजल है। ये प्रपोजल का तरीकाकार क्या होता है, क्योंकि ज़ाहिर है बोर्ड के अंदर बहुत सारे मेंबर्स बैठे, एनवायरमेंटलिस्ट भी होते हैं, आपके हॉर्टिकल्चर एक्सपर्ट्स भी होते हैं, वो सारे बैठ के उन्होंने एक सजेशन की है। अब ये सजेशन जाएगी एक समरी की शक्ल में CM साहब के पास, कैबिनेट मेंबर्स के पास, वो फिर इसको देखेंगे कि उन्होंने इसको इस तरह से इम्प्लीमेंट करना है या कोई और हल इसका निकालना है। तो ये एक BHA की जो सजेशन है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो सजेशन है, जो हमारी 3-4 दिन पहले मीटिंग हुई है, उसमें हमने ये पब्लिक सेक्टर के लिए जो डेवलपमेंट स्कीम्स हैं उस पर, और जो व्हीकल्स हैं जो ज़्यादा धुआं छोड़ने वाली, या जो कह लें कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स नहीं हैं, जो धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ ज़्यादा, उनके ऊपर ये किया है। अभी ये सिर्फ सजेशन है, अभी ये पास नहीं हुआ, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने पास कर लिया, हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने पास कर लिया, लेकिन इसकी अप्रूवल का तरीकाकार ये होता है क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो कि PHA के बाहर है। PHA की यानी हम इम्प्लीमेंट तो हम इसको करेंगे, लेकिन PHA से ऊपर जाके ये गवर्नमेंट है, बाकी इदारे इसमें इन्वॉल्व हैं, तो फिर ये CM साहब के पास जाएगी, कैबिनेट के पास जाएगी, वहाँ पे उसको कंसल्ट किया जाएगा, वो फिर वहाँ से हमें बताएंगे कि इसको एक्सेप्ट करना है या इसका कोई और तरीका करने का। ठीक है, ये सारी सूरत हाल और ये मनसूबा बनाया गया है। दूसरा अगर सर देखा जाए तो शजरकारी के हवाले से आप लोगों ने मेवाकी जंगलात का आगाज़ किया था और वो बड़े अच्छा इनिशिएटिव लिया गया था। अब तक कितने जो मेवाकी जंगलात की अगर बात कर ली जाए तो वो कितने लग चुके हैं और उनकी ग्रोथ किस स्टेज पर पहुंच चुकी है? अच्छा, ये दो चीज़ें इसमें, एक तो जो तादाद है हमने 53 लगाए हैं, और आपको पता है आपने भी इसको बड़ा टाइम दिया कि हमने दुनिया का सबसे बड़ा मियावाकी स्टाइल जंगल लगाए। बहुत सारे लोग मुझे अभी भी पूछते हैं ये मियावाकी है क्या, ये कोई खास पौधे का नाम है? तो ये डॉक्टर कीरा मियावाकी एक जापान के माहिर नबातात थे, पौधों के साइंसदान थे, उन्होंने उससे बड़ा काम किया। उन्होंने एक तरीका बताया था कि ज़मीन की खुदाई करके 3 फुट नॉर्मल सॉइल बाहर निकालनी है और ख़ास तैयार करदा एक जो ऑर्गेनिक मटीरियल की एक सॉइल है जिसमें कनाल सिल्ट है, बल डालने हैं, फिर उसमें गन्ने का फोक, चावलों का छिलका, उसमें गोबर खुशक हालत में, ये अच्छी तरह से एक मिक्सअप करके तो दोबारा रीफिल करना है, वहाँ पे ये लगाते हैं। फिर उसके ऊपर एक पराली हम कहते हैं वो डाल देते हैं मल्चिंग के लिए, ताकि उसमें जो आपका मॉइस्ट है वो बहुत ज़्यादा हवा में ना जाए, पानी उसको जो रिक्वायर्ड है वो उसके पास ही रहे। तो ये वो तरीका है जिससे 10 गुना ज़्यादा तेज़ी से बड़े होते हैं। तो इस तरीक़ाकार के तहत, क्योंकि ये तरीक़ेकार को वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम ने वेट किया है, इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड एक तरीका है, तो इंटरनेशनली रिकग्नाइज जो तरीका है मियावाकी, अब उसको कहते हैं अर्बन फॉरेस्ट है, तो उस तरीके को अडॉप्ट करते हुए हमने दुनिया का सबसे बड़ा जंगल लगाया था। अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर साहब पिछले महीने आए थे शादरा में, सगियाँ के किनारे, दरिया रावी के बिल्कुल किनारे के ऊपर वो। तो टोटल ये 53 हमने लगाए हैं, जिसमें से ये तो बहुत बड़ा है, 100 कनाल पे 1.5 लाख से ज़ायद इस पर ट्रीज़ हैं। फिर हमारा 50 कनाल पे हमने लगाया था जल्लों पे। जो आपने बात की कि इनकी ग्रोथ किस तरह से है, इनकी परफॉर्मेंस क्या है, मैं शहरियों से कहूँगा कि अपने इर्द गिर्द 3-4 पॉइंट्स में बता देता हूँ कि वहाँ पे जाके देखें। शादमान मार्केट में बड़ा एक चैलेंजिंग एनवायरनमेंट है, गाड़ियाँ होती हैं, रश होता है, कमर्शियल एक्टिविटी है ना, इर्द गिर्द बिल्डिंग है सारी, तो मार्केट में छोटी सी जगह है, 4-5-6 कनाल की या 8 कनाल की आई थिंक, वहाँ पे हमने 1 साल पहले एक जंगल लगाया था। मैं उनसे कहूँगा कि वहाँ पे जाके ज़रूर देखें, उसमें छोटे छोटे रास्ते हैं, ज़रा वॉक थ्रू करके देखें, आपको बहुत सारे ऐसे नेटिव हशरात जो हैं जो यहाँ से चले गए हुए थे, नहीं मिलते थे, वो मिलेंगे। अच्छा। आपको उसके अंदर अगर आप देखें, फील करें, छोटे परिंदों की आवाज़ें आपको वहाँ पे आएंगी, उसकी ग्रोथ आप चेक करें, उसमें कितनी ज़्यादा ग्रीनरी के साथ एक रिफ्रेशिंग एनवायरनमेंट है वहाँ पे। लिबर्टी में एक लगा हुआ है, वहाँ पे जाके देख लें। जल्लों में हमने 50 कनाल का लगाया हुआ है, मैं कहूँगा वहाँ पे जाके चेक करें, उसके अंदर मूव अराउंड करें।
हमारे जिलानी पार्क के अंदर, ये हमने ज़्यादातर लगाए थे कंट्रोल्ड एरियाज़ में। जिलानी पार्क के अंदर हमने एक लगाया था, प्राइम मिनिस्टर साहब ने उसका भी इफ्तिताह किया था जब हमें टारगेट दिया था, वहाँ पे जाके देखें। और अभी जो सगियाँ वाला है, क्योंकि ये तो अभी हमने पिछले महीने लगाया है, तो आई गेस कि इसको भी कोई 6-8 महीनों के बाद, वैसे इसको जब विज़िट किया जाएगा तो आप देखेंगे कि बड़ा डिफरेंस और इसकी फास्टेस्ट ग्रोथ है। हमने इसीलिए इसको अडॉप्ट किया। सबसे पहला पायलट प्रोजेक्ट हुआ था। बाकी जो एक दरख्त होता है, आम दरख्त, उससे कितनी जल्दी ये जो इसकी ग्रोथ हो मैंने आपको बताया कि कन्वेंशनल के मुकाबले में इसका कंपैरिजन 3 हिस्सों में जो वेट किया हुआ है, जो स्टडी है इंटरनेशनली, वो ये है इसकी ग्रोथ 10 टाइम्स फास्टर है, ठीक है, 10 गुना ज़्यादा तेज़ी से बड़ा होता है। दूसरा, इसकी ऑक्सीजन प्रोडक्शन जो है वो कंपैरिजन में, जाहिर है जब एक ज़्यादा तेज़ी से बड़ा होगा, फैलाव ज़्यादा होगा, ऑक्सीजन ज़्यादा देगा, तो ये कन्वेंशनल के मुकाबले में 30 गुना ज़्यादा ऑक्सीजन पैदा करता है। तो जो हमारा शॉर्टफॉल था वो ये इसको पूरा करेगा, तेज़ी से पूरा करेगा। तीसरी चीज़ ये थी कि ये कार्बन डाइऑक्साइड जिसकी हम बात कर रहे थे कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, ये उसको अब्जॉर्ब करते हैं। बेसिकली ये कार्बन सिंक कह लें कि एक पॉइंट्स होंगे जो कार्बन को अब्जॉर्ब करेंगे, ये 40 गुना ज़्यादा अब्जॉर्ब करेंगे एज कन्वेंशनल के मुकाबले में। अगर रवायती तरीके से दरख्त लगाए जाते हैं तो वो, और ये वाला जो दरख्त मियावाकी में लगाए जाएंगे, क्योंकि इनकी ग्रोथ ओवरऑल जो स्टडी है ग्रोथ ज़्यादा होगी, तो ये 40 गुना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्ब करेंगे। और तीसरी चीज़ ये थी कि जो बायोडाइवर्सिटी है, जिसकी जो टैग लाइन में अक्सर बोला करता हूँ कि हमारे यहाँ परिंदों की चहचहाट खत्म हो गई है, शाद खत्म हो गए, ये बायोडाइवर्सिटी 100 टाइम्स ज़्यादा होगी। और उसमें तो अंडरस्टैंडेबल है, मैंने खुद जाके विज़िट किया, देखा है, और छोटे छोटे मुझे बहुत सारी चीज़ें ऐसी वो अशरात थे जो हमारे गाँव में पुराने टाइम पे होते थे, अभी नहीं है, तो वो वहाँ पे हमें नजर आना शुरू। और आगे जैसे स्मोक का सीजन भी आने वाला है, तो उसमें भी बड़े ये जी इंशाल्लाह उसमें मुझे बड़ी उम्मीद है कि ये बहुत हद तक, आपने पिछले साल देखा होगा कि निस्बतन कम हुई है स्मोक जो है, वो उससे पहले सालों में ज़्यादा थी, लेकिन हमने क्योंकि बहुत बड़ी हद तक प्लांटेशन की, और एक ये भी आपको स्टडी दूँ कि हमने माजी के जो 5 सालों के मुकाबले में औसतन 20 गुना ज़्यादा प्लांटेशन किया हर साल। अगर एक दरख्त लगता था तो हमने उसके मुकाबले में 20 लगाए हैं, तो 20 टाइम्स ज़्यादा। तो जो हमारा शॉर्टफॉल है, अल्लाह करे ये रेशो इसी तरह से आगे बढ़े और इससे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगी, तो हम बहुत जल्द जो है वो एक अच्छा इको बैलेंस एनवायरनमेंट जो है अपना वो बैलेंस कर पाएंगे। ठीक है जी, सही है। यासिर गिलानी साहब हमारे साथ मौजूद है, चेयरमैन है PHA के। सर आपके वक्त का बहुत शुक्रिया और आप यहाँ पर आए हैं। जिस तरह हम बात करते थे, PHA ने एक नया मनसूबा अभी बनाया है और उसको भी सजेस्ट किया है कि किस तरह हम उस मंसूबे के तहत जो है अपना इकोसिस्टम उसको बेहतर कर सकते हैं। ग्रीन सरचार्ज के नाम से ये मंसूबा सजेस्ट किया गया और उस हवाले से हमने कुछ गुफ्तगू भी की है। मुझे आपने अब इजाज़त देनी है, अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। जाते जाते पाकिस्तान के नामवर गुलकार हैं हारून, उनका गाना सुनिए महबूबा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।